हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए अब मैं आपके साथ जून महीने का इंटरनेशनल रिलेशन का जो लास्ट पार्ट है वो कंप्लीट कराऊंगी आज। इसके साथ हम लोग का जून महीने का सारा कंप्लीट हो जाएगा और हम बाकी जो टॉपिक्स है उस पर ध्यान दे सकेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है वो है आपका डिस्कस करने के लिए कि जो अलग अलग फिशरीज़ या फॉल्ट लाइन्स निकल रहे हैं साउथ एशिया में एक वाइडर इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इंडो पैसिफिक इन द सेंस की जो पूरा क्वाड फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साथ में यूएस, जापान मिलके बना रहे हैं और साथ में चाइना, मतलब क्वाड जो बन रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना का जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रहा है, चाहे वो इंडिया के हो या साउथ चाइना सी हो, तो उस एंगल से ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अभी रिसेंटली मतलब बात हुआ कि बांग्लादेश भी क्वाड ज्वाइन कर सकता है, तो उसी में चाइना ने वार्न किया कि अगर बांग्लादेश ने ज्वाइन किया, ढाका ने ज्वाइन किया अगर क्वाड, तो सब्सटेंशियल डैमेज होगा दोनों के रिलेशनशिप में। मतलब कि चाइना का ये एक तरह से वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, मतलब इतना एग्रेसिवली जो चाइना एक्ट कर रहा है और इसके कारण जो साउथ एशिया और वाइडर इंडो पैसिफिक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि आपको पहले से पता होगा, जो क्वाड है वो जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था 2007 में, और ये एक इनिशिएटिव है जो कि जापान के जो पिछले पीएम थे शिंजो एब, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो चाइना का जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है और उसका जो इमर्जिंग फॉल्ट लाइन्स है उसमें हम लोग क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। पहला तो है कि इंडिया चाइना फॉल्ट लाइन, मतलब कि जिस तरह से गलवान वैली या लद्दाख में चाइना ने जो स्टेटस को वायलेट किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी पे। दूसरा, ताइवान चाइना कन्फ्लिक्ट, मतलब कि जिस तरह से आइलैंड इंसर्कलमेंट हो रहा है अगेंस्ट ताइवान और उसका जो फोर्सफुल टेक ओवर हो रहा है वो हुआ दूसरा। तीसरा हुआ हांगकांग अनरेस्ट, मतलब कि जो चाइना कहता है ना कि वन कंट्री टू सिस्टम नहीं है बल्कि वन कंट्री वन सिस्टम है। तो बेसिकली जो हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ का जो एक्सटेंशन हो रहा है या रिसेंट वार्निंग टू ताइवान ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, इससे। फिर नेक्स्ट है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको चाइना क्लेम करता है, लेकिन बहुत सारे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ भी इस पर क्लेम करते हैं, जैसे कि फ़िलिपींस हो गया और वियतनाम हो गया। तो चाइना हमेशा इन कंट्रीज़ को, जैसे वियतनाम और फ़िलिपींस को टेरराइज़ कर, मतलब कि कहता है कि ये मेरे आइलैंड्स हैं, ये इन पे मेरा क्लेम है। उस सेंस में आपको पार्सल और स्पार्टली आइलैंड के बारे में बताना पड़ेगा। फिर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक तरह से 21st सेंचुरी मार्शल प्लान माना जा रहा है। मार्शल प्लान पता है ना आपको, वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने स्टार्ट किया था मार्शल प्लान टू हेल्प यूरोपियन कंट्रीज़ टू डेवलप दैमसेल्फ या रिकन्स्ट्रक्ट दैमसेल्फ। तो इससे है कि चाइना चाहता है कि एक तरह से वो डोमिनेट करे, क्योंकि बेसिकली इसके थ्रू वो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में फंडिंग देगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू इंडिया इसको एक तरह से उसका इंसर्कलमेंट देखता है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कॉम्बाइंड विद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक तरह से इंडिया जैसे देश के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट होगा आपका सलामी स्लाइसिंग। मतलब कि आप इंस्टेड ऑफ एक बार में लैंड, किसी और के लैंड को कैप्चर करने के बजाय थोड़ा थोड़ा उसका लैंड कैप्चर करते हैं, ताकि वो उस पर एक बार मतलब थोड़ा सा लैंड उसको कैप्चर करेगा, उसके बाद वहाँ पे अपना मिलिट्री बिल्डअप करेगा, फिर उसके बाद उस पर अपना उस लैंड को अपने टेरिटरी को की तरह क्लेम करेगा। इसी को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। यही जो स्ट्रेटजी है चाइना की, सलामी स्लाइसिंग, यही देखी गई है इन केस ऑफ अक्साई चीन या जो चाइनीज़ इनकर्सन करती है जिस तरह से इंडियन टेरिटरी में। अब बात है कि रोल ऑफ क्वाड क्या है, किस तरह से क्वाड जो है वो कंटेन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट चाइना। पहला तो है कि इंडियन ओशन और चाइना का जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा, मतलब कि बीजिंग एक इमर्जिंग ट्रेडिंग पार्टनर हो गया इंडियन ओशन रीजन में। ऑलमोस्ट 1% ऑफ इट्स टोटल गुड्स ट्रेड इन 2017 और ये 4.8% था इन 2000। तो बेसिकली जो भी डोमिनेंस है चाइना का
वो इकोनॉमिक सेंस हो या मिलिट्री सेंस हो, उसमें यूज़ किया जा सकता है क्वाड को। क्वाड ने रिसेंटली 2020 में मालाबार नेवल ड्रिल भी किया था इंडियन ओशन में, ठीक है। दूसरा है कि काउंटर करने के लिए बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। जो क्वाड है वो एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ जो जिस तरह से चाइना डेप्थ ट्रैप में बाकी कंट्रीज़ को फंसाता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तीसरा है कंडक्टिंग पेट्रोल्स, मतलब कि जो ये क्वाड कंट्रीज़ हैं वो थ्रू आउट मतलब इसको सपोर्ट करते हैं कि इंटरनेशनली फ्री एंड ओपन नेविगेशन होना चाहिए। तो साउथ चाइना सी हो या में भी ओपन एंड फ्री नेविगेशन होना चाहिए। तो जो ये पेट्रोल्स करेंगे ये हेल्प करेगा इस सेंस में। फिर नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो चाहे बायलैटरली हो या एज अ होल एज अ ग्रुप हो, वो कंटेन कर सकता है चाइना के एक्सपेंशनिज्म को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना होगा कि क्वाड 2.0 जो है वो हैंडल कर सकता है बीजिंग का मैरीटाइम सिल्क रूट, ठीक है। और ये जो मैरीटाइम सिल्क रोड है ये पार्ट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो इस सेंस में क्वाड एक तरह से, मतलब कि इसी एंगल से आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि आपको एक तरफ दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे चाइना का डाइवर्जेंस हो रहा है और उसमें क्या क्वाड का रोल हो सकता है, और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्टिकुलरली, और इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट को इंक्लूड और हाईलाइट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हेल्थ सेक्टर रिलेटेड है इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जो साउथ एशिया का जो हेल्थ सेक्टर है और साउथ ईस्ट एशिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या कंपैरिजन होगा और किस तरह से दोनों का कंपैरिजन के साथ साथ आपको शॉर्टकमिंग्स, मतलब कि क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं वो हाईलाइट करनी पड़ेंगी। बेसिकली आपको हाईलाइट करना होगा कि किस तरह साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो मेजर प्रायोरिटी है इन्वेस्टमेंट का, मतलब जीडीपी के प्रोपोर्शन का, वो ज़्यादा डिफेंस में, जबकि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्थ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए वियतनाम का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम, जैसे मतलब जो कि फोकस करता है इन्वेस्टमेंट इन डिजीज सर्वेलेंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, उसे तो लाओस और कंबोडिया भी कांस्टेंट एफर्ट लगा रहा है हेल्थ केयर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया से 1.28% उसका जाता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग हेल्थ की तरफ, पाकिस्तान का 1.1% और बांग्लादेश का 1% भी नहीं। जबकि हम बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनका कंपेयर करें तो वियतनाम 6.6% इन्वेस्ट करता है, कंबोडिया 6% और लाओस 2.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप में, जिसमें कि आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि किस तरह से जो इंडिया अफ्रीकन रिलेशनशिप अगर डिपेंड करेगा तो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा दोनों कंट्रीज़ के लिए। आपको सबसे पहले तो हाईलाइट करना होगा आंसर में कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक कैसे इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप मूव कर रहा है। उसके बाद आपको हाईलाइट करना पड़ेगा जो जिस तरह की अभी की क्राइसिस है, कोविड-19 चल रहा है और उसके कारण जो क्राइसिस है उसका वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा है अफ्रीका जैसे नेशंस पे, वो चाहे ह्यूमैनिटेरियन हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो। वहाँ पे पब्लिक हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ज़रूरत है कि अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म करने की फ्रॉम अ लॉस्ट कॉन्टिनेंट टू कंटिनेंट ऑफ होप। तो इस रिगार्ड इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इंडिया ने दिखाया भी है कि वो तैयार है और उसके पास कैपेसिटी भी है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करने की। वो अफ्रीका के साथ कोऑपरेट और उसका पूरी तरह से हेल्प करने को रेडी है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो महात्मा गांधी के समय से वो कनेक्शन दोनों के बीच में है। महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह का जो जर्नी है वहीं से स्टार्ट किया था और वो फिर आगे जाके नेल्सन मंडेला ने भी फॉलो किया। तो अफ्रीका का जो मूवमेंट है चाहे वो सेल्फ रूल, ग्रोथ, डेवलपमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग में की बात हो, उसमें इंडिया और साथ में इंडियन डायस्पोरा का रोल दिखता है। देखा गया है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो 4 से लेके 5 जनरेशन तक अफ्रीका में रह रही है, ठीक है। तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो है
उसमें 54 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, अफ्रीकन कंट्रीज़ ने। यही दिखाता है कि कितना दोनों के बीच में जो लिंकेज है वो कितना डीप है, और उनका जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है, वो चाहे इम्पेरियलिज्म या वेस्टर्न एक्सप्लॉयटेशन का बात हो, वो आइडेंटिकल है। तो जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है अफ्रीका का, या नैम मूवमेंट है, बांदुंग डिक्लेरेशन वो 1955 का, वो सब में इंडिया और अफ्रीका का वो लिंकेज दिखता है हिस्टोरिकली भी देखने से। जो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप है वो अगर हम नेहरूवियन इरा के एंटी इम्पेरियलिस्ट स्ट्रगल या जो पॉलिटिकल टाइड्स या जो नैम मूवमेंट है उसके अलावा देखें तो पाते हैं कि इट्स मतलब एक वेव की तरह रहा है। मतलब कि बायलैटरली बहुत कम देशों से इंडिया उस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन ज़रूरत है कि हम इंडिया जैसा देश इंटरेक्ट करे, अफ्रीका को कनेक्ट करे। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंस है अफ्रीका का इंडिया के लिए। तो पहले तो स्ट्रैटेजिक मतलब कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद इंडियाज़ इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी से, क्योंकि बहुत क्लोज है और प्रॉक्सिमेट है, और जो सी लेन या ओशन लेन क्रॉस करती है वो एक तरह से ओशन नेबर्स हम लोग कह सकते हैं इंडिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड नेशंस को। तो जो थ्रेट्स हैं जैसे कि रेडिकलिज्म हो गया, पायरेसी हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, वो इंडिया के लिए भी एक थ्रेट बन जाते हैं। दूसरा कि इंडिया जो चाहता है कि इंडिया चाहता है अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे ताकि वो एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन हो इंडिया का, तो उसमें भी अफ्रीका का रोल है। तीसरा है कि जो वैल्यूएबल मिनरल्स या मेटल्स हो गए जैसे कि गोल्ड और डायमंड, वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। चौथा है कि अफ्रीका जो है एक तरह से इंडियन इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट का भी एक एरिया है। लास्टली हम देखते हैं कि इंडिया के फूड सिक्योरिटी में भी अफ्रीका हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ज़मीन है जो कि इंडिया ले सकता है लीज पे। ठीक है, नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकली भी देखें तो अफ्रीका का इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर वो परमानेंट सीट चाहता है यूएनएससी में तो अफ्रीका का सपोर्ट जरूरी है। और साथ ही इंडिया का सॉफ्ट और हार्ड पावर को डिस्प्ले करने में भी अफ्रीका ने बहुत हेल्प किया है इंडिया को। लास्ट पॉइंट ये होगा कि एक तरह से पीस एंड स्टेबिलिटी जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उसमें इंडिया ने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किया है इन टर्म्स ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है उसमें एक मेजर फोर्स जो है वो इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है, और ये अफ्रीका में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। लास्टली जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। रिलेशनशिप जो है दोनों इंडिया और अफ्रीका के बीच में बदल रही है, बढ़ रही है। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है, जैसे कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, फिर दूसरा टीम 9, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क हो गया। तो इस तरह से इंडिया जो है इन्वॉल्व है अफ्रीका में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग और साथ में ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग में। और ये भी देखा गया है कि जो नेशन एज अ होल तो इन्वॉल्व है, साथ ही साथ जो स्टेट्स या जो सब नेशनल कोऑपरेशन है वो भी इन्वॉल्व है। जैसे कि केरला ने प्लान किया है कि कैस्यू को इंपोर्ट किया जाए फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल की कमी हो रही है। उसी तरह इथियोपिया और साउथ अफ्रीका जो है वो कुडुम्बश्री एक बहुत अच्छी SHG है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो कि केरला में विमेन एम्पावरमेंट और प्रॉपर्टी रेडिकेशन के लिए काम कर रही है। इसी मॉडल को के साथ इथियोपिया और साउथ अफ्रीका काम करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कुडुम्बश्री के साथ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा गया है कि दोनों का जो कनेक्शन है, जो इंडियन डायस्पोरा बहुत दिनों से अफ्रीका में है, तो इसके कारण एक नेचुरल और ऑर्गेनिक कनेक्शन बैठ गया है दोनों देशों में, मतलब कि अफ्रीकन नेशंस एज वेल एज इंडिया के बीच में। तो हम लोग वहाँ पे अब बॉलीवुड सॉन्ग्स भी देखते हैं और एक कल्चरल कनेक्शन सॉन्ग्स के थ्रू भी दिखता है। नेक्स्ट है कि चाइना का रोल। अफ्रीका भी रियलाइज़ कर रहा है कि चाइना का रोल एक तरह से उसके लिए डेट्रीमेंटल है, इन द सेंस कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ ट्रैप क्रिएट कर रहा है। जैसा कि नैरोबी मोम्बासा रेल लिंक में देखा गया कि
वो बहुत ज़्यादा खर्चीला या डेप्थ क्रिएटिंग हो गया था। तो इससे क्या हुआ है कि केन्या जैसे देश के लिए एनॉर्मस डेप्थ क्रिएट कर दिया गया है और चाइनीज़ मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया गया है डिजबूटी में। ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनको इसमें हेल्प करती है रियलाइज़ करने में कि कहीं ना कहीं चाइना इंटरफेयर कर रहा है उनके अपने इनर पॉलिसीज़ में, या चाइना कैपेबल हो गया है उनके इनर पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करने को। तो वो जो ट्रस्ट इशू है वो दिखने लगा है। अगर हम इंडियन बिजनेसेस की बात करें तो वो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि एग्री बिजनेस हो गया, इंजीनियरिंग, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, सीमेंट। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है हमें हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए? क्या क्या ज़रूरत है? तो पहला है कि इंडिया को अपना डायरेक्ट कंट्रोल लेना चाहिए जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इंस्टेड ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब कि कोई भी बिचौलिए की जगह डायरेक्टली वहाँ पे काम करना चाहिए। और साथ में जो स्टेक होल्डर्स या को इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जो टॉप 6 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं अफ्रीका में इंडिया के, वो हैं नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, घाना, अंगोला और अल्जीरिया। हमें ज़रूरत है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के साथ, मतलब कि अपने इंटरेस्ट को भी कंसिडर करे जब भी वो किसी बायलैटरल लेवल पे इन्वॉल्व हो। वो ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी एक्टिविटीज़ हो, एक्शंस हो, जो भी प्रोग्राम्स हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अनलाइक चाइना जो कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही सिर्फ देखता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा पार्टनरशिप है अफ्रीका के साथ, वो बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स या इकोनॉमिक बेनिफिट्स के आगे जाता है, और यही विशेषता है इंडिया की। ठीक है, तो इसके साथ आपका जून का ख़त्म होता है IR रिलेटेड इनसाइड सिक्योर का। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, उसका हिस्टोरिकल लिंकेज, पॉलिटिकल कनेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, और साथ में इकोनॉमिक। इस तरह आप उसको टोटली 360 डिग्री व्यू दे के आंसर लिखिए। इसके साथ मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।